सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। कोरोना वायरस संक्रमितों का रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा होने के साथ इस महामारी के सक्रिय मामलों में भी यूपी की स्थिति राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अब तक के कुल संक्रमितों का 9.94% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 13.2% है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से रिकवरी की दर 88.36% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर रिकवरी रेट 85.25% है। प्रदेश में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के जहां 3,376 नए मामले सामने आए, वहीं 3,690 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं इस खतरनाक वायरस ने 45 और मरीजों की जान ले ली। डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या कोरोना के नए मरीजों की तुलना में अधिक होने के कारण अब प्रदेश में कोरोना के कुल 42,552 सक्रिय मामले रह गए हैं। रिकवरी रेट लगातार बढ़ने से सक्रिय मामलों में निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित समेत प्रमुख नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह कमजोर व निर्धन वर्ग के हित व कल्याण के लिए सक्रिय रहते थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि रामविलास पासवान जमीन से जुड़े राजनेता थे, जिन्होंने सदैव गरीब व वंचित के लिए संघर्ष किया। पासवान का निधन राजनीति की अपूरणीय क्षति है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर रहे मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले को गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुनीता कुमार ने जिला जज बागपत से कहा कि मुकदमे की पूरी पत्रावली सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत को भेजी जाए। उन्होंने यह आदेश मामले की जांच कर रही सीबीआई की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। इस केस में आरोपी सुनील राठी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। प्रदेश के शहरों में अपनी संपत्तियों का म्यूटेशन यानी नामांतरण कराने के लिए अब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नगर निगमों में नवंबर माह से सिर्फ ऑनलाइन म्यूटेशन ही होंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और 45 दिनों के अंदर गैर विवादित संपत्तियों का म्यूटेशन कर दिया जाएगा। कुछ नगर निगमों में अब भी ऑफलाइन म्यूटेशन किए जा रहे हैं, इसलिए 31 अक्टूबर के बाद ऑफलाइन म्यूटेशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इसमें किसी तरह की लापरवाही पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख सचिव नगर निगम दीपक कुमार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हाथरस के बुलगड़ी गांव में 19 साल की दलित लड़की के साथ कथित गैंगरेप और उसकी मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी संदीप ने 7 अक्टूबर को जेल से हाथरस के एसपी को पत्र लिखा है, जो सामने आया है। संदीप ने खुद को और 3 अन्य आरोपियों को बेकसूर बताते हुए पीड़ित की मां और उसके भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप ने कहा कि लड़की से उसकी दोस्ती थी, ये बात उसके परिवार को पसंद नहीं थी। घटना वाले दिन मैं मौके पर था, लेकिन मुझे लड़की की मां और भाई ने घर भेज दिया था। बाद में मुझे आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया। लड़की के साथ उसकी मां और भाई ने ही मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। संदीप ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। लेटर पर अन्य आरोपी रवि, रामू और लवकुश के नाम लिखे हैं और अंगूठा लगाया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे के खबरों को। हाथरस मामले को लेकर भड़काऊ बयान देने वाले अलीगढ़ के कांग्रेस नेता शिवराज जीवन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल हाथरस में चंदपा पुलिस ने शिवराज के खिलाफ केस दर्ज करके पूछताछ के लिए समन जारी किया था।
पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उन्हें हाजिर होने के निर्देश दिए थे। शिवराज बयान दर्ज कराने के लिए चंदपा थाने पहुंचे थे, जहां से पुलिस उन्हें किसी अन्य स्थान पर ले गई जहां पूछताछ की जा रही है। इस दौरान शिवराज ने स्टिंग ऑपरेशन पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हाथरस में पीड़ित परिवार अब 3 लेयर सुरक्षा से परेशान है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने परिवार की सुरक्षा काफी मुस्तैद कर दी है। घर पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के साथ ही पीड़ित परिवार के हर सदस्य की सुरक्षा में 2-2 पुलिसकर्मी तैनात है। इसके साथ ही घर के बाहर पीएससी का पहरा भी है। इतनी सुरक्षा परेशानी का सबब बनने पर पीड़ित परिवार राहत के लिए हाईकोर्ट पहुंचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस के बुलगड़ी कांड में मृत युवती के स्वजन की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि परिवार के लोगों को प्रशासन ने कैद कर रखा है और उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट सुनवाई कर रही है। कोर्ट के आदेश पर ही याचियों को सुरक्षा दी गई है। ऐसे में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर में लोगों को 122 करोड़ की सड़क और विकास की 175 योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने इस योजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर शहर के साथ अन्य विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को उनकी सरकार ने प्राथमिकता दी है। बौद्ध सर्किट के साथ शहर को 4 लेन से जोड़ने के साथ चिड़ियाघर और रामगढ़ ताल क्षेत्र को पर्यटन के क्षेत्र के रूप में विकसित किया है। इस मौके पर सांसद रवि किशन मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हाथरस कांड एक बड़ी साजिश थी। योगी सरकार ने उस साजिश को नाकाम किया है। बागपत जिले में एक युवक द्वारा सरेआम प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सिर कलम करने की धमकी देने का वीडियो सामने आया है। जिस वक्त यह विवादित बयानबाजी की गई उस वक्त मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब वीडियो वायरल हुआ तो भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। आनन फानन में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल बीते दिनों राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात करने गए थे। तब पुलिस ने बवाल करने वाले कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। जयंत चौधरी पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके विरोध में पश्चिमी यूपी के कई जिलों में प्रदर्शन हुए थे। बागपत में भी बड़ौत इलाके 709B दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर रालोद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। तभी एक कार्यकर्ता ने पीएम व सीएम योगी के सिर कलम करने की धमकी दी थी। राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र के बेंती गांव स्थित नागेश्वर मंदिर के पुजारी दीप नारायण द्विवेदी की 46 साल की पत्नी दीपिका की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार पुजारी ने 2 शादियां कर रखी थी। दोनों पत्नियों के बीच विवाद चल रहा था। इसी के चलते दीप नारायण ने अपनी पहली पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दिया। बाद में जब पुलिस पहुंची, लूटकांड का बहाना बनाया था। पुलिस ने पुजारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वाराणसी में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाया गया कि मऊ जिले में राजभर की पार्टी के अनुसूचित प्रकोष्ठ के कथित जिलाध्यक्ष कमल भारती ने हाथरस कांड के बहाने सीएम योगी और क्षत्रिय समाज के प्रति अभद्र टिप्पणी की है। इस दौरान संगठन के युवा प्रदेश अध्यक्ष पवन रघुवंशी को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने रोड पर लेटकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने पवन को हिरासत में ले लिया है। उसके खिलाफ धारा 151 की कार्रवाई के अलावा महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। एक तरफ भारतीय वायुसेना अपना 88वां स्थापना दिवस मना रहा था तो दूसरी तरफ प्रदेश के सहारनपुर में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां सुबह एयरफोर्स के ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर के इंजन से धुआं उठने पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मामला रामपुर मनिहारन थाना क्षेत्र के कल्लरपुर कुज्जर गांव का है। हेलीकॉप्टर के पायलट और को पायलट सुरक्षित हैं। सेना और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं।
प्रयागराज जिले में एक किशोर की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना यमुना पार के मांडा कोतवाली अंतर्गत नरवर चौखटा गांव के पास की है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौत की खबर पाकर मां बेहोश होकर गिर पड़ी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अपने दो दोस्तों के साथ कैंपस के एथलेटिक्स ग्राउंड में टहलने गया था। बताया जा रहा है कि मृतक युवक 2 साल पहले तक एएमयू का छात्र था। पुलिस ने आरोपी के दोनों दोस्तों को हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी है। प्रदेश की 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशियों को लेकर मंथन हुआ। प्रत्येक सीट पर 2 या 3 संभावित नामों का पैनल तैयार करके राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजने के लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को अधिकृत किया गया। अंतिम फैसला दिल्ली में होगा, लेकिन चुनावी तैयारी की गति बढ़ाने के लिए बैठक में एक राय बनी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण टलने के साथ ही प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में पहले से काम कर रही निजी कंपनी नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड यानी एनपीसीएल और आगरा की टोरेंट पावर की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। दोनों ही कंपनियों पर करार यानी एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन यानी यूपीपीसीएल के निदेशक स्तर की जांच में गड़बड़ियां मिलने के बाद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार से दोनों कंपनियों के करार की शर्तों के उल्लंघन का विश्लेषणात्मक ब्यौरा तलब किया है। अध्यक्ष से 7 दिन में जवाब मांगा गया है। घोड़े की दौड़ पर सट्टेबाजी का सीन आपने शायद फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन यहाँ एक ऐसा सीन हुआ जो फिल्मी गुंडागर्दी से कम नहीं था। वाहनों को रोककर कई किलोमीटर तक घोड़े दौड़ाए गए। यह मामला बुलंदशहर का है। साथ ही लाखों रुपए की सट्टेबाजी का खेल भी खूब चला। इनाम भी बट गया, सट्टेबाज भी चले गए। 1 घंटे तक हाईवे पर लगा जाम भी खाली हो गया, लेकिन पुलिस इससे बेखबर आराम से सोती रही। पुलिस को तब इसकी भनक लगी जब घुड़सवारी के खेल का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद एसएसपी संतोष कुमार ने सिकंदराबाद थाना प्रभारी दीक्षित त्यागी को आयोजकों, घोड़े मालिकों और भीड़ की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 144 और महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। राजधानी लखनऊ में पुलिस ने चिरैयाबाग पीजीआई निवासी भूमाफिया राम सिंह यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इसकी 83 करोड़ 16 लाख की संपत्ति जब्त की गई है। उसके खिलाफ 14 मुकदमे मोहनलालगंज और 11 पीजीआई में पहले से दर्ज थे, जिनमें जमीनों पर कब्जे से लेकर हत्या, लूट, डकैती समेत अन्य अपराध शामिल थे। योगी सरकार की पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार शिकंजा कस रही है। मुख्तार अतीक खान मुबारक के बाद माफिया राम सिंह यादव पर कार्रवाई इसकी बानगी है। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र की रघुवर नगर कॉलोनी में देर रात करीब 10:30 बजे धागा व्यवसायी के मकान में काम कर रहे 2 मजदूरों को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। गोली की आवाज सुनकर व्यवसायी व आसपास के लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन तब तक हमलावर वहां से फरार हो गए थे। घायल मजदूरों का मंडलीय अस्पताल में उपचार कराया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वारदात की वजह को लेकर आशंका जताई जा रही है कि वह कारस्तानी मकान में पूर्व में काम करने वाले की है, जिसे व्यवसायी ने लापरवाही बरतने पर हटा दिया था। प्रयागराज जिले के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और माफिया दिलीप मिश्रा की संपत्ति पर 2 दिन बाद भी पीडीए का बुलडोजर चल रहा है। लाज को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई चल रही है। मुख्य मार्ग के दोनों ओर 100 मीटर तक आवागमन रोका गया है। आपको बता दें कि यह कार्रवाई पिछले 3 दिनों से चल रही है। मौके पर पीडीए और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। अतीक अहमद के बाद
पुलिस और प्राधिकरण ने माफिया दिलीप मिश्रा की संपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की है। औद्योगिक क्षेत्र में 3 मंजिला लॉज को जेसीबी से ढहाने की कार्रवाई शुरू हुई। इसे करीब 15 साल पहले बनवाया गया था, लेकिन प्रयागराज विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई संपत्ति की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आकी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फीस लेकर किसी भी अवैध निर्माण को नियमित करने की कंपाउंडिंग स्कीम 2020 को लागू करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूपी सरकार और विकास प्राधिकरणों को इस नई योजना पर अमल न करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह योजना प्रथम दृष्टया अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माणों को नियमित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। ऐसी योजनाएं उन ईमानदार लोगों को हताश करने वाली हैं जो नियमों का पालन करके निर्माण की अनुमति लेकर कानून के तहत भवन बनवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब विकास में भेदभाव नहीं, शासन की योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाने में कोई भेदभाव नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, तो फिर जाति और मजहब के नाम पर लड़ाने की चेष्टा कौन लोग कर रहे हैं। ये वही चेहरे हैं जो मुजफ्फरनगर में दंगा कराते थे। ये वही चेहरे हैं जो कांधला में व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करते थे। आज फिर उनकी चेष्टाएं सामने आ रही हैं। हमें दंगे की साजिश करने वालों से सावधान रहना होगा। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी व उनके बेटों अब्बास और उमर अंसारी के नाम से नगर के महुआ बाग में संचालित गजल होटल को गिराने का कोर्ट ने आदेश दिया है। एसडीएम सदर कोर्ट में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद एसडीएम गाजीपुर ने कार्रवाई के लिए फैसला दिया है। बिकरू कांड में आरोपियों ने कितने और किस असलहे से पुलिस टीम पर फायर किए, इसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट पुलिस नहीं देख सकेगी। यह रिपोर्ट सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बंद लिफाफे में सीधे कोर्ट में दाखिल की जाएगी। इसके अलावा बचे हुए अन्य सबूत भी पुलिस इसी चार्जशीट में दर्ज कर कोर्ट के सामने पेश करेगी। असलहों की बैलिस्टिक जांच के लिए लखनऊ FSL भेजा गया था। इसकी रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। इसके अलावा फरीदाबाद और उज्जैन में हुई पूछताछ और दस्तावेजी साक्ष्यों को भी पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ दाखिल करेगी। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे उमाशंकर और विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। उनकी गिरफ्तारी के साथ जो सबूत और सामने आएंगे उन्हें भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दाखिल किया जाएगा।